सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस न्यू वीडियो में। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का टॉपिक, जिसका नाम है जीने के लिए संघर्ष। तो ये सर हमारा फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत आ रहा है। तो हम देखेंगे जीने के लिए संघर्ष। ये वीडियो आप लोगों को आखिरी तक देखना होगा। केवल 10 मिनट का ही वीडियो होगा। 10-10 मिनट के वीडियो काफ़ी आएंगे, वो आप 10 मिनट के वीडियो को आराम से देख सकते हैं। 1 घंटे का अगर हम कर दें तो वो आप लोगों के लिए समझ लीजिएगा, वो भरेंगे आप लोग देखने के लिए, डबल स्पीड पर देख लेंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों को 10-10 मिनट के वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो देखिए, पहला ही टॉपिक है जीने के लिए संघर्ष। जीने के लिए संघर्ष के अंतर्गत हम देखें कि कौन क्या चीज़ कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के लिए जीने के लिए संघर्ष क्या हो गया था। क्योंकि फ्रांस की जनसंख्या जो थी वो सर थी सन 1715 में 2.3 करोड़। 2.3 करोड़ का मतलब है 2 करोड़ 3 लाख करोड़ थी, जो सन 1789 से बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। मतलब 50 लाख जो थे वो बढ़ गए। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अब जैसे आप समझ लीजिए, आपके घर में आटा केवल और केवल 5 लोगों के लिए खाने के लिए, इसमें अब 3 मेंबर और जुड़ गए, तो क्या करोगे? सभी लोग बांट कर ही खाओगे ना। तो वही बात हुई, अनाज उतना ही उत्पादन हुआ, लेकिन जो जनसंख्या थी वो बढ़ रही थी बराबर। तो परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। अब आप सपोर्टेड ये समझिए, भारत में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसी तरीके से मजदूरी भी बढ़ रही है। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था, महंगाई तो बढ़ रही थी, लेकिन जो मजदूरी थी वो नहीं बढ़ रही थी, वो एक जगह पर स्थिर थी। जैसे आप लोग अपने पिताजी या फिर दादाजी से सुनते होंगे कि हमारे ज़माने में केवल और केवल 50 रुपये दिहाड़ी चलती थी, जो कि अब कितनी हो गई है? वो सर हो गई है अब 450 रुपये। कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर 500, कहीं कहीं पर 200, 250, 300, हर जगह बदली हुई है। लेकिन वहाँ पर क्या, वहाँ पर महंगाई जितनी बढ़ रही थी उसके सापेक्ष में मजदूरी जो थी वो उतनी ही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई और चौड़ी होती गई। अमीर जो थे वो और अमीर होते गए, गरीब जो थे और गरीब होते गए। इसका मतलब, खाई का मतलब यही है कि अमीर और ऊपर उठते गए, गरीब और नीचे डाउन होते गए। तो यही बात है, क्लियर कर दें। गरीब लोग अधिक परेशान होते जा रहे थे, वो तो सभी को पता है, जो सरकार के विरुद्ध भी हो चुके थे। स्थितियां तब और बदतर हो जाती थी जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार कम हो जाती थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसी जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी साधारण थी। ये तो साधारण बात कह रहा है, लेकिन आपके हिसाब से ये देखिए कितनी गलत बात है। जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है, ये देखिए 1.2 के अंतर्गत देखते हैं। जैसे खराब फसल हुई, ये खराब फसल हुई, यहाँ पर डैश डैश हो गया। अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे, जब फसल खराब हो गई तो पाव रोटी कहाँ से मिलेगा? उसके फलस्वरूप क्या होगा? उसके फलस्वरूप ये लोग भूखे रहेंगे। भूखे रहेंगे तो इनकी मौत होगी, उसका नाम पड़ जाएगा महामारी। फिर ये बढ़कर आ जाएगी महामारी का रूप। बस ये डैश पता नहीं क्यों इसमें लिया है, जीविका संकट का चक्र। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारियों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और मजदूर वर्ग विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन लाने के साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट्स के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर इन नए विचारों का आदान प्रदान कर सके। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जो फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी
तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित कर रहे थे। ये लाइन देखिए क्या कह रही है कि 18वीं सदी में, मतलब उसी समय में, एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। सामाजिक समूह, एक नया उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जो फैलते समुद्र पारीय व्यापार, समुद्र के पार का व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर, ऊनी और रेशमी, ये आप लोग पॉइंट कर लेना क्योंकि ये इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि 18वीं सदी में कौन सा नया सामाजिक समूह का उदय हुआ था। तो आप लोग कहिएगा कि मध्य वर्ग का उदय हुआ था, जो फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित कर रहे थे। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जा रहा था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद रहे थे। तीसरे एस्टेट्स में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे तथा इनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर इसका विशेषाधिकार होना चाहिए। मतलब ये कह रहे थे तीसरे एस्टेट्स में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा या वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी लोग कौन थे? पढ़े लिखे थे तथा इनका मानना क्या था कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार, मतलब जैसे सामाजिक हैसियत का आधार, जैसे आप लोग हैं तो जैसे आपके पिताजी कोई और कारोबार कर रहे हैं और आप कुछ और बनना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं बनना पाएंगे। सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए, जिस तरह से भारत में हुई थी कि पहले ऋग्वैदिक, अभी आप लोग ऋग्वैदिक काल कहाँ जानेंगे, वो तो क्लास 6 में है। ऋग्वैदिक काल में क्या होता था कि जन्म के आधार पर नहीं थी। जिसे कोई अगर गोबर कूड़ा करने लगा तो उसे शूद्र कहा जाने लगा, कोई पूजा करने लगा तो उसे ब्राह्मण, कोई युद्ध लड़ने लगा तो उसे क्षत्रिय, कोई व्यापार कर रहा है तो उसे वैश्य। इन तरीके से 4 कैटेगरी में बांटा। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है उसमें क्या हो गया, उसमें हुआ ये कि अब जो शूद्र के घर में जो गोबर ओबर उठाया करता था, उसके घर में जो कोई पैदा हो गया तो उसका नाम क्या हो गया, वो अब शूद्र कहने जाने लगा। ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण पैदा होने लगे, क्षत्रिय के घर में क्षत्रिय पैदा होने लगे। लेकिन वही बात ये लोग कह रहे थे कि सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। योग्यता मतलब जो उस काम कर रहा है, ना कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार होना चाहिए। स्वतंत्रता या समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के मध्य एवं सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेक्यू ने किसमें द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही, जो भी देश की व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण अंग था। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से स्वयं को स्वतंत्र करने की बात घोषित कर दी, तब वहां इसी मॉडल की संरचना बनी, जिस उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए प्रेरक का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों ने इसी विचारों पर काफी हाउसों और सैलूनों की गोष्ठी का गर्मागर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इसका व्यापक प्रसार हुआ करता था। पुस्तकों एवं अखबारों को उन लोगों के बीच जोर जोर से पढ़ा जाता था
जिससे कि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16वें के द्वारा सत्ता धारण कर सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया गया। इसी समय लुई 16वें द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकारियों वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। जनता ने उग्र रूप धारण कर सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया, जिसे फ्रांसीसी क्रांति का रूप धारण कर लिया। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। यहाँ तक अगर कोई बच्चा आ गया है तो वह उसे धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो हमारे साथ में आखिरी तक बना रहा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो का टॉपिक है सर क्रांति की शुरुआत। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब क्रांति की शुरुआत होने जा रही है।